वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल स्टडी। आज एनसीईआरटी का हमारा अतीत भाग 2 लेसन नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी है। आपको दिल्ली के सुल्ताना के बारे में जानकारी दें उससे पहले थोड़ा सा आपको एक रिव्यूज दिमाग में रखना होगा। सबसे पहले अपने यहाँ सिंध में मुस्लिम आक्रमण होता है 712 के आसपास। फिर उसके बाद 300 साल तक यहाँ कोई आक्रमण नहीं होता। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी दुनिया का पहला सुल्तान माना जाता है। उस समय भारत की परिस्थितियां कैसी थी, वो मोहम्मद गजनवी के साथ आया अलबरूनी की किताब तहकीकात-ए-हिंद जो अरबी में लिखी गई, कल हमने बात की थी, उससे बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है। जब मोहम्मद गजनवी यहाँ आया और मोहम्मद गजनवी ने यहाँ आकर पंजाब पर अपना राज्य स्थापित किया। पंजाब क्षेत्र जो प्रेजेंट टाइम में पंजाब है ना, वहां पर। अब आप खुद सोचिए कि एक्चुअली में मोहम्मद गजनवी के बाद गजनी क्षेत्र पर गौर यानी कि गौरियां का शासन हो गया। गौर प्रदेश के थे इसलिए वो गौरी कहलाते थे। तो मोहम्मद गौरी जो उसका उत्तराधिकारी था, जो गजनी पर अधिकार करता है, तो स्वाभाविक रूप से वो अपना भारतीय क्षेत्र पर अपना अधिकार समझता है, क्योंकि मोहम्मद गजनवी का अधिकार क्षेत्र भी पंजाब पर था। तो स्वाभाविक रूप से अपना वो अधिकार समझता है। मैं सल्तनत की स्थापना की एक प्रक्रिया के बारे में बता देता हूँ। हालांकि भले ही पहला तुर्क आक्रमण यानी मुस्लिम आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, बट वो केवल सिंध तक ही था और सिंध से आगे नहीं बढ़ पाया 300 साल तक। ठीक है ना। मोहम्मद गजनवी के क्षेत्र पर गौरी का अधिकार और गौरी अपने अधिकारों को लेकर कि भाई मैं तो पंजाब पर आक्रमण करूंगा क्योंकि पंजाब इज माइन, पंजाब इज माइन। समझ रहे हो ना मेरी बात। चलिए, अब गौरी ने यहां भारत पर आक्रमण करता है और विशेष रूप से भारत की परिस्थितियां उस समय राजपूतों का काल था, चरमोत्कर्ष काल था। राजपूतों की सत्ता का चरमोत्कर्ष काल था। चौहान, गहड़वाल, परमार, चालुक्य, पाल, बहुत सारे, पर इनमें आपस में थोड़ी सी कसमकस रहती थी। उस समय मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है और दिल्ली के शासक के रूप में चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय प्रतिष्ठित रहता है और उसको तराइन के प्रथम युद्ध में, हालांकि मोहम्मद गौरी हार जाता है, तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 की बात है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। चलिए, किसी कारणवश 1206 में खोखरा के द्वारा मोहम्मद गौरी मारा जाता है। मोहम्मद गौरी के 3 सिपह सालार थे, उनमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उनमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वो 1206 में मोहम्मद गौरी के भारतीय क्षेत्र का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। हालांकि 3 और थे, 2 और थे, यल्दोज, कुबाचा। तो सिंध क्षेत्र में कुबाचा हो गया और जिसे लाहौर दिल्ली वाला आसपास का एरिया, अजमेर, दिल्ली, लाहौर, उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक का, और गोरी का जो अफगानिस्तान वाला एरिया था वो यल्दोज के पास था।
अब यहाँ आप एक चीज समझने की बात है, मैं सल्तनत की स्थापना की प्रक्रिया समझा रहा हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक जिस समय सुल्तान बना था वो गुलामी से भी मुक्त नहीं हुआ था, वो गुलाम वंश कहलाता है, गुलाम था वो। मोहम्मद गोरी के बारे में कहा जाता है मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं थी, तो उससे जब पूछा गया तो आपके तो कोई संतान नहीं है, तो अपने गुलामा पर गैरू करता था कि किसी के 1 या 2 संतान हो सकती है, बट मेरे तो हजारों संतानें हैं। चलिए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से ही शासन करता है। हालांकि 1208 में उसे गुलामी से मुक्ति का पत्र मिलता है, पर वो लाहौर से ही शासन करता है। उसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई और सल्तनत को एक चेहरा प्रदान किया। नए सिक्के डालना, खलीफा से खिल्लत प्राप्त करना, उत्तराधिकार नियुक्त करना, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना। इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। पर एक चीज की कमी थी, अभी भी सुल्तान के आदर अर्थात राजत्व और प्रभुत्व में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। यानी कि सुल्तान के साथ जो आए हुए थे बाहर से, यानी कि तुर्कों के साथ जो भी आए थे, सभी अपने आप को सुल्तान के बराबर मानते थे। ये काम यानी कि राजत्व यानी कि राजा की प्रतिष्ठा का काम बलबन ने कर दिया। ये एक सल्तनत का एक चेहरा उभर कर सामने आता है, जिसमें मैंने मोहम्मद बिन कासिम 712 से, फिर मोहम्मद गजनवी, गजनवी के बाद गोरी, गोरी के बाद ऐबक, ऐबक के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद बलबन। बलबन आने के बाद सल्तनत का एक फिक्स चेहरा स्थापित हो जाता है। चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं इस पाठ में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक दिल्ली का नक्शा दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के चुने हुए शहर, जिसमें फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, हौज खास, सिरी, जहाँपना, तुगलकाबाद, दिल्ली यकुना, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, ये बहुत सारी आपको यहाँ चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ दिल्ली के शासक के बारे में है। एक्चुअली में दिल्ली को बसाया था तोमरा ने, आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी कि 1165 में। तोमरा के बाद रिलेटिव था, दोहिता था पृथ्वीराज चौहान, तो वो तोमरा के बाद वो चौहान शासक बन गए दिल्ली के ऊपर। फिर इस तालिका में और आगे बढ़ाया है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक दिल्ली का शासक बना रहा। 1192 के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी हार गया, ठीक है। तो फिर वो दिल्ली तुर्कों के हाथ में चली गई मोहम्मद गोरी के। 1206 में मोहम्मद गोरी खोखरा के हाथा मारा गया। तब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासक बनता है 1206 से 1210। फिर इल्तुतमिश बनता है 1210 से 1236। फिर रजिया आती है 1236 से 1240 आते हैं। फिर लास्ट में गयासुद्दीन बलबन आता है 1267 से 1287। और फिर उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा बलबन के संताना की हत्या करके शासन स्थापित करता है। खलजी वंश की स्थापना बोलते हैं, इसे खिलजी क्रांति भी कहते हैं। क्रांति क्यों कहते हैं हम कभी चर्चा कर लेंगे। फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है। फिर इसी सारणी में तुगलक वंश आता है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोजशाह तुगलक बहुत महत्वपूर्ण शासक है। फिर एक वंश और आता है सैयद वंश, जिसका खिजर खां महत्वपूर्ण शासक है। फिर लोधी वंश आता है उसके बाद, जिसमें इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। फिर मुगलों का आ जाता है। यानी कि
हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन 5 वंशों के बारे में थोड़ी सी ये दिल्ली के बारे में यही जानकारी है। चलिए अब हमने जिस प्रकार दक्षिणी भारत में चोल काल में कावेरी डेल्टा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बन गया था अपने उपजाऊपन के कारण, उसी तरह कन्नौज के बाद दिल्ली का महत्व बढ़ा और दिल्ली सत्ता की प्रतीक और सत्ता की स्वामिनी के रूप में जानी जाने लगी। तोमरा और चौहाना के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। और ये जो व्यापार से जुड़े हुए जो यहाँ लोग थे वो अपने सिक्के भी डालते थे, जिसे देहलीवाल कहते थे, दिल्ली में प्रचलित देहलीवाल सिक्के। यानी कि प्रमुख व्यापारिक चौहाना और तोमरा के काल में एक प्रमुख व्यापारी केंद्र बन गया था। देहलीवाल सिक्के प्रचलित में आते हैं और फिर आप खुद सोचेंगे कि ये कुतुब मीनार जहाँ बनी है, ठीक है ना, वहाँ पर आप देखेंगे कि पहले जैन मंदिर हुआ करते थे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी है, वो जैन मंदिर की स्थापना। तो ये व्यापारियों का बहुत बड़ा गढ़ था। 13वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। यहाँ लगभग 5 वंशों ने शासन किया दिल्ली सुल्तान। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं ना, वह सुल्ताना ने अनेक नगर बसाए। मैंने अभी बोला था ना, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, दिल्ली, यकुना, जामपुना, सीरी, होज खास, ये अनेक सारे नगर मिलेंगे आपको। अब एक्चुअली में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के सुल्ताना के बारे में जानने के लिए हमारे पास सोर्स भी काफ़ी है। अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य, ये भी बहुत सारे मिल जाते हैं, मगर और भी महत्वपूर्ण है वे इतिहास, तारीख या तवारीख, जो सुल्ताना के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सुल्ताना के शासनकाल में प्रशासन की भाषा कौन सी थी? फारसी, ठीक है ना। तारीख, इतिहास को वो तारीख बोलते थे। तवारीख बहुवचन है, तवारीख, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में मैंने जब पहला पार्ट ही शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि इस काल में इतिहास लेखन की एक शानदार परंपरा का शुरुआत होती है। कभी कभी तो ये कहा जाता है कि भारत में इतिहास लेखन मुस्लिमा की शानदार धरोहर रही है। चलिए, तवारीख के लेखक शासक, सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियां जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटना का वर्णन भी करते हैं और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, एक्चुअली में आदर्श शासन के बारे में। चलिए, अब शायद आप सोचिए, तवारीख के लेखक नगरा में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद कभी गए ही ना हो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्ताना के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा रखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। जैसे प्राचीन भारत में ब्राह्मण के ग्रहणता के द्वारा राजा से उम्मीद की जाती थी कि वर्ण व्यवस्था की सुरक्षा राजा बनते हैं, उसी तरह ये भी एक आदर्श प्रस्तुत करते थे।
चलिए, यानी कि जन्म लिंग भेद पर आधारित शब्द मैं इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं क्योंकि महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार नहीं दिए जा सकते। एक उदाहरण है कि 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वो अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य है, सक्षम थी, लेकिन फिर भी वो एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो महिला थी। और उसे कहा जाता है कि रजिया में सब गुण थे सिवाय महिला के। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे क्योंकि एक जो लिंग भेद पर आधारित मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति स्त्री से शासित होना पसंद ही नहीं करते। और इसी का परिणाम था कि सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया है। अब रजिया के बारे में आपको मिनाज सिराज ने जो लिखा है वो आपको देखते ही बनता है। मिनाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। अब जब शासक की स्त्री है तो फिर समाज आदर्श कैसे बनेगा? खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दा की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियां से भी उससे आखिर हासिल किया हुआ क्योंकि वो मर्द नहीं थी। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 और रजिया 1240 तक, यानी कि एक शाम है कि व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। यानी रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखा में अपना नाम पुरुषा जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम भी पैदा किया। एक और उदाहरण, कश्मीर की रानी दीदा 980 से 1003, उसका नाम दीदी से निकला है पर वो एक्चुअली में प्रेम से स्नेह से उसे दीदा बोलते थे। तो ऐसा नहीं है कि रजिया पहली महिला शासिका थी। उस समय जैसे कि रजिया से पहले रानी दीदा कश्मीर में शासक बन चुकी थी। पर यह बात हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इन सब ने एक नारी होने का, वो कह सकते हैं कि दंड झेलना पड़ा सबको क्योंकि वो नारियां थी। चलिए, 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्ताना का शासन गैरीसना, अभी एक शब्द है गैरीसना, यानी कि रक्षक सैनिक टुकड़ियां के निवास के लिए मजबूत किलेबंद शहरों से परे साइदी का भी फैला, यानी गैरीसन, यानी कि एक सैनिक टुकड़ी के आसपास एक एरिया का वो शासन बना रहता था। शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। गैरीसन शहर किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, ध्यान रखना। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से भी बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे।
इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार हुआ गैसुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। गैरिसन सेरा के बाहर निकली सल्तनत। अब सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो भी अभियान चले, उनका लक्ष्य था कि गैरिसन सेरा की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। यानी कि दिल्ली गैरिसन शहर है तो इसके आसपास के एरिया को जीतना, ताकि एक्चुअली में उसके लिए एक सप्लाई चेन की व्यवस्था हो सके। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया, बलबन ने करवाया था। शिकार संग्राहकों और चरवाहों को उनके आवास से खदेड़ दिया गया। ये जमीन किसानों को दे दी गई। कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिणी भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए। एक्चुअली में जैसे हम बात करते हैं कि मोहम्मद बलबन के काल में, इल्तुतमिश के काल में तो इनका मात्र लड़ाई युद्ध अभियान का मात्र उद्देश्य इतना था कि दिल्ली की पृष्ठभूमि तैयार करना, पृष्ठ प्रदेश तैयार करना, यानी कि उस सल्तनत को बनाए रखना। सल्तनत से बाहर जाकर विजय अभियान शुरू हुआ है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत में प्रवेश किया। पहला सुल्तान जो दक्षिणी भारत की ओर गया, अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद उसकी इस अभियान को मोहम्मद तुगलक के काल में चरम सीमा पर पहुंचा दिया। दक्षिणी भारत के अभियान में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ली और अपना आर्थिक सुधार भी किया। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेना को परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमा में फैसले सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी रह सकता है, जो असंभव सी चीज लगती है। क्योंकि एक्चुअली में वो जो बाहर से आए हुए लोग थे, ज्यादा से ज्यादा लाख हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं, वो कितना पर। तो एक्चुअली में जो लोकल लेवल पर जो सरदार थे, वो एज ए सवायती ही काम करते थे, एज ए स्वतंत्र ही काम करते थे। चलिए दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के चलाने के लिए एक विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत तो थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंता और जमींदारों के स्थान पर अपने गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया। इन गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता था, बंदगां, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उनने राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। क्योंकि गुलाम खरीदे हुए रहते थे, उनकी आस्था किसी और के प्रति नहीं थी। जो वंश लेकर चलता है तो उसकी आस्था चेंज हो सकती है। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगांव का इस्तेमाल करते रहे, साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद भी दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिका और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं।
यानी कि अलाउद्दीन का गुलाम है तो अलाउद्दीन के प्रति तो वफादार है, पर अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी यानी कि बच्चे के प्रति वो वफादार नहीं रहते थे। नए सुल्ताना के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराट पैदा हो जाती थी। सुल्ताना द्वारा निचले तबके लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तवारीख यानी इतिहास के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदा पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्ताना की आलोचना भी की। आप इसमें देखिएगा, एक्चुअली मोहम्मद तुगलक के निचले खानदान मतलब जिससे तुर्क अपने आप को नस्ली रूप से बहुत ऊंचे समझते थे और तुर्का में नस्लवादी भावना बहुत ज्यादा भरी हुई थी। वो निचले खानदान को तो पसंद ही नहीं करते थे। बलबन तो यहाँ तक कहता, बलबन अपने राजत्व सिद्धांत में यहाँ तक कहता है कि जब भी मैं नीच व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखों में रक्त आ जाता है। खैर, अलाउद्दीन और तुगलक के मोहम्मद तुगलक के समय एक्चुअली में थोड़ा सा योग्यता को बढ़ावा मिला, सल्तनत का विस्तार हुआ तो अनेक तत्व भी, तुर्कों के अतिरिक्त अनेक तत्व भी घुसे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तबाक नामक बावर्ची, लड्डा तथा पीरा नामक मालिया को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया। देखिए, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार है ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक का नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया। यानी कि जियाउद्दीन बन्नी कहता है कि उसकी राजनीति के विवेक का नाश ही हो गया। एक्चुअली में तुर्का की नस्लवादी भावना का स्पष्ट उजागर है। आप ये नाम भी याद रख सकते हैं, आपके परीक्षा में आ सकता है। चलिए, पहले वाले सुल्ताना की तरह ही खलजी और तुगलक शासका ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाके के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इन्हें संभालने वाला व्यक्ति इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। एक्चुअली में एक प्रशासन, एक्चुअली में सुल्ताना के पास नए नए बाहर से आए, उनके पास सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। तो जो क्षेत्र उसके साम्राज्य में है तो वो क्षेत्र किसी एक व्यक्ति को दे देते थे ताकि उस क्षेत्र का पूरी प्रशासनिक आर्थिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन वो संभाल लेता था। वो इक्ता बना दिया और वो इक्तेदार उसको बचा कुचा राजस्व दे देता था, यानी कि सप्लाई चेन बनी रहती थी। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियान का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाका से राजस्व की वसूली करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, अर्थात उसका ट्रांसफर होता रहे। वरना मुक्ति यानी कि वली जो उस इक्तेदार जो है वो उस क्षेत्र से लगातार संपर्क में एक ही जगह टिका रहा तो अपनी प्रभुत्व हासिल कर लेगा, स्थानीय लोगों के साथ गठजोड़ कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर सकता। तो इसलिए इन इक्तेदारों का ट्रांसफर भी होता रहता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़े सख्ती से पालन होता था, यानी कि स्थानांतरण होना वगैरह वगैरह। मुक्ति लोग इक्तेदार, मुक्ति, मुक्ता, इक्ता, ये ध्यान रखना। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें, तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए
तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंता और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। राजस्व का निर्धारण अब डायरेक्ट केंद्रीय शासन करने लगा। स्थानीय सामंता से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। यानी कि आपको बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन के शासनकाल में खुद मुकदम चौधरी की हालत एक आम नागरिक से भी बदतर हो गई थी। बल्कि यानी कि स्थानीय सामंता से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया और तो और उन्हें भी कर देने के लिए बाध्य किया। सुल्ताना के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन की पैमाइश की, उनका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली के अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय अलाउद्दीन के समय कृषि पर कर, जिसे खिराज कहा जाता था, 50% होता था। चरी कर जो मवेशिया पर लगता था, गरी कर जो गरा पर लगता था। चरी, गरी, खिराज। हालांकि इस्लामिक परंपरा में करा का एक स्पष्ट ढांचा है जो हम तय करेंगे। ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली सुल्ताना के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांत पर नियंत्रण करना बड़ा कठिन था और दक्षिणी भारत की विजय के तुरंत बाद ही वो पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहां तक कि गंगा के मैदानी इलाका में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें घुसने में सुल्तान की सेनाएं भी अक्षम थी। स्थानीय सरदारा ने इन क्षेत्रों में अपना शासन। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार तो जमा लेते थे, पर अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता था। अब एक और, इस समय दिल्ली सल्तनत के काल में एक उत्तरी पश्चिमी भारत से एक और खतरा मंडरा था, मंगोला का। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोला ने 1219 में, चंगेज खान 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस अक्सानिया, जिसे आज उज्बेकिस्तान कहते हैं, पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका दावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभ में दिल्ली पर हम मंगोलों के दावे बढ़ते ही गए। इनसे मजबूर होकर दोनों ही सुल्ताना को एक विशाल स्थायी सेना रखनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। देखें कैसे किया दोनों ने, क्योंकि एक्चुअली में सैनिक सुधार अब इसमें बहुत शानदार देर का है। दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताता हूँ। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 में। 1299 1300 में और 1302 1303 में। अब आप समझ रहे हैं 1303 वो काल जब चित्तौड़ पर विजय। इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। फिर दूसरा, सीरी नामक एक किला बनाए, सीरी फोर्ट। फिर सैनिकों के पेट भरने की समस्या, यानी कि सैनिकों के निर्वहन के लिए गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया। यानी कि डायरेक्ट राजस्व वसूली नकदी में न करके अनाज के रूप में वसूल करते थे, ताकि वो सैनिकों को भोजन के लिए अनाज मिल सके। किसानों को पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर दिया जाता था। फिर अलाउद्दीन जी ने सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमत बढ़ा देंगे। इससे रोकने के लिए, ध्यान से सुनना, इससे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में
चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण स्थापित किया। यानी कि भारतीय इतिहास का पहला शासक जिसने बाजार नियंत्रण नीति या रासायनिक पद्धति को लागू किया। सरकारी अधिकारी बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते, जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। आप क्या सोचते हैं, जब कम तोलते थे तो उसके बराबर का उसका मांस का टुकड़ा तोड़ दिया जाता था। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। इससे सैनिक अपना वर्चस्व बनाए रखे और मंगोलों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। अब देखिए ये साहब क्या करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक साहब। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संशोधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस अक्सानिया पर आक्रमण की योजना बना ली थी, क्योंकि वहीं से तो मंगोल आ रहे थे। एक स्थायी सेना तैयार कर उनका आक्रामक कदम था। हालांकि ये नहीं हो पाया, पर मोहम्मद तुगलक का देखो तो सही कि जहां से आ रहे हैं मंगोल वहीं जाकर उनको ठोक दिया जाए। आधुनिक फिल्मी हीरो नहीं होता। नया गैरिसन शहर यानी कि सैनिक टुकड़ियों का शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कोहना को निवासियों से खाली करवा कर वहां सैनिक छावनी बना दी और पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया। यानी कि दिल्ली की जगह एक सैनिक छावनी बनाती और अपनी राजधानी को दौलताबाद ले गया। सेना को खिलाने के लिए इसी इलाका से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए, और जब अतिरिक्त कर लगाए तो उस दौरान अकाल भी पड़ गए, तो बावड़ा हो गया सुल्तान। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के तत्कालीन सुल्ताना में सबसे अधिक पढ़ा लिखा तार्किक व्यक्ति था। उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, जो आजकल कागजी मुद्रा नहीं चलती। वो ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के, शीशा, पोटी, तांबे के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के को बचा कर रख लेते थे और तमाम कर इस सांकेतिक मुद्रा से चुकाते थे, और जाली सिक्के भी बाजार में आ गए। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया, अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए लोग बहुत नाराज थे। करा में वर्दी, गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विशुद्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी और सिंध के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाका को फतेह करने की अभियान की योजना बनाई। ये भी तो सोचो कि मोहम्मद बिन तुगलक असफल शासक था और उसकी हम आलोचना करते हैं तुगलक की योजना के कहकर, तुगलक करके। हम आजकल के व्यक्तियों को भी हम तुगलक योजना के अंतर्गत उसको कहते हैं कि ये तो तुगलक है। पर सोचो तो सही, पहला सुल्तान था जो मंगोलों के ठिकाने पर आक्रमण करने की योजनाएं बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना के हिस्सा थे। अब सोचिए, पहली बार आक्रामक योजनाएं बनाई दादे ने, कम नहीं था वो हमारा। चलिए, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर शहद और लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिणी भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी,
राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूतान जैसे नए शासक समूह भी उभर के सामने आए। इस काल में स्थापित राज्य में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे। उसका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर नाम सुना होगा, 1540 से 1555 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती की परास्त किया और शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। यह अफगानी था। हालांकि सूर्यवंश ने 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त अपना कर दिया और इसी से प्रेरणा लेकर सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य को समेकित किया और अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। चलिए, उसके बाद बाबर का आक्रमण होता है और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगलिया वंश की शुरुआत होती, महान मुगलिया वंश की। चलिए, इस दिल्ली सुल्ताना के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी थी जो आपको एक समझ बिठाएगी। हालांकि आप ये सोचेंगे कि बात यह है कि इसमें मतलब प्रश्न आने लायक कौन से हैं, तो अब जब आप रीट के एग्ज़ाम देंगे तब आपको पता चल जाएगा। आप ये वीडियो ट्रैप भी कर सकते हैं। उसमें इस किताब में कुछ चित्र हैं। एक चित्र है कोत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनार है। बहुत बढ़िया शानदार चित्र है। ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्ताना द्वारा बनाए गए सबसे पहला शहर है। इतिहास में इस शहर को दहली कुना यानी दिल्ली सुल्ताना द्वारा बनाया गया पहला शहर दहली कुना कहा जाता है। इस मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्ताना कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। कौन सी कुतुब मीनार? अब आपके समझ में यह आता होगा कि मस्जिद क्या होती है। ये बहुत बढ़िया बात है। ये बात बहुत बढ़िया बात है। ये अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। जामा मस्जिद वो मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियां में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश देता है जिसे खुतबा बोलते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और ये पश्चिम की ओर दिशा यानी मक्का की जो दिशा कहलाती है वो किबला कहलाती है। चलिए, ये कुछ बातें थी जो आपको कुछ समझ बैठाएगी सुल्ताना के बारे में। ऑल द बेस्ट।